16 है वो अपन देखते हैं। मिस्टर रमेश एंड सुरेश आर द ब्रदर एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26। 25-26 में उन्होंने ये इनकम कमाई। रमेश सेटल्ड इन द कनाडा इन द 1996 एंड सुरेश सेटल्ड इन द दिल्ली। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 26-27 assuming that he has exercised the option of shifting out from default taxation regime under section 115 BAC subsection 1A। तो एक बात समझना, रमेश है वो कनाडा में सेटल हो गया है, तो रमेश आपका नॉन रेजिडेंट है और बेटा सुरेश है वो दिल्ली में ही पड़ा हुआ है, तो सुरेश तुम्हारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। अब एक चीज समझना, अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट होता है तो उसके लिए सिर्फ इंडिया की इनकम है वो टैक्सेबल होगी। तो नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन आरओआर होता है उसने तो पाप कर लिया, पूरे वर्ल्ड की इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड ओनली 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट है उसमें से 50% इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, तो 50% तो इंडियन इनकम हो गई और बाकी वाली जो है वो फॉरेन इनकम है। और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, तो बाबू इसके 35,000 में से सिर्फ 17,500 है वही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप आर एंड ओ आर बन गए तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया की एज वेल एज फॉरेन की दोनों की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहां पे देखिए 17,500 आया और यहां पे 40,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन द लंदन। तो ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और रिसीव्ड भी लंदन में हुआ। तो देखो अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया हुआ है और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, ये तो फॉरेन इनकम होती है। अब एक बात बताओ, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? इंडियन इनकम। सो दिस फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, उसके लिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन गाइज अगर आप आर एंड ओ आर बन गए तो आपने पाप कर लिया, पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। तो सुरेश के लिए 20,000 टैक्सेबल हो जाएगी, बट रमेश के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर। एक बात बताओ, नागपुर कहां पे है? नागपुर के संतरे बहुत फेमस है, आपको पता है? वहां पे संतरे की मिठाई भी मिलती है नागपुर में, ऑरेंज करके। बेटा ये पेन क्यों घुमा रही हो? और तो कुछ घुमा नहीं पाई लाइफ में, ठीक है, ये पेन घुमाई जा रही है। तो एक बात बताओ, यहां पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द नागपुर, अगर नागपुर में बिजनेस है तो इंडिया में बिजनेस है ना, तो इनकम अक्रूड कहां पे हो रही है? इंडिया में। तो इसको कौन सी इनकम मानेंगे? इंडियन इनकम। एंड इंडियन इनकम जो है वो सबके लिए टैक्सेबल होती है, मतलब अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए भी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और आर एंड ओ आर है उसके लिए भी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। आपने इंडियन कंपनी का शेयर बेचा। अब मुझे एक बात बताओ, इंडियन कंपनी का आपने शेयर बेचा, इसका मतलब आपने इंडियन कंपनी का शेयर बेचा, इसका मतलब आपकी इंडियन इनकम है। तो नॉन रेजिडेंट के लिए भी इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, एंड आर एंड ओ आर ने तो पाप कर दिया, पूरे वर्ल्ड की इनकम उसके लिए टैक्सेबल हो जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द चेन्नई, ये तो नागपुर वाला ही केस हो गया कि भैया बिजनेस चेन्नई में है, इनकम कहां अक्रूड हो रही है? इंडिया में, सो दैट इज द इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट एज वेल एज द आर एंड ओ आर। नेक्स्ट पार्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की है तो आपको भैया इनकम कहां अक्रूड हो रही है? इंडिया में हो रही है। दिस इज द इंडियन इनकम, सो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर द नॉन रेजिडेंट ऑल्सो, और यहां पे तो कुछ है ही नहीं तो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ द यूको बैंक दिल्ली। अब दिल्ली में आपकी बैंक में, दिल्ली के ब्रांच में आपका अकाउंट है और वहां पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो दिस इज द इंडियन इनकम। सो नॉन रेजिडेंट के लिए भी इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है और आर एंड ओ आर के लिए तो टैक्सेबल होगी ही होगी। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड है और उससे एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो मैं बताऊं ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द भोपाल। भोपाल में आपकी हाउस प्रॉपर्टी और उसका रेंट मिला, तो भोपाल में हाउस प्रॉपर्टी है और उसका रेंट मिला। तो एक बात बताओ, भोपाल में हाउस प्रॉपर्टी का आपको रेंट मिला तो प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो भैया इंडियन इनकम हुई। तो इंडियन इनकम है तो सबके लिए टैक्सेबल होती है, इसका मतलब एनआर के लिए भी टैक्सेबल होगी, आर एंड ओ आर के लिए भी टैक्सेबल होगी। बट कल मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आपको ये दे रखा है ना रेंट रिसीव्ड, तो इसका मतलब ये समझने का है कि आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना बाकी है। तो आप क्या करोगे, यहां पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे। तो यहां पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के लिए बाद हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 70,000 हो जाएगा, और बेटा 60,000 में से 30% का डिडक्शन लेने के बाद कितना आ जाएगा? 42,000 है, वो आपका
उसके लिए दूसरे वाले के लिए इनकम होगा। उसके बाद ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो ना तो इसका डिडक्शन 80C में मिलता है, वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन डिडक्शन टॉपिक। तो डिडक्शन वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो चलेगा, आपको सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम तक जो पार्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो जीटीआई तक तो मुझे बता दो, अगर जीटीआई तक कुछ डाउट है तो मुझे बता दो। उसके अलावा मेरे हिसाब से जीटीआई तक अगर डाउट है, इंश्योरेंस का क्या करना है वो छोड़ दीजिए, जब अपन डिडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे कि जब आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। बोलो सर। चलेगा ना, कोई फर्क नहीं, कर सकते आप, वैसा भी कर सकते हैं कि सुरेश के लिए आपने अलग किया क्योंकि वो सुरेश जो है वो तुम्हारा मान लो आर एंड ओ आर है, तो जितनी भी इनकम है सब टैक्सेबल कर दो। रमेश के लिए फिर अलग कर दो कि एनआर है तो एनआर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अगर होता है यहाँ पे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलते, ये जो डिडक्शन लिए है ना 80C वगैरह वो सब नहीं मिलते, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा करके, ठीक है। तो आप अभी टेंशन ना लीजिए उस चीज का टेंशन ना लीजिए कि सर यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की वजह से क्या होता है। तो जब अपन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वगैरह पूरा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप नागपुर पढ़ाने भी आते थे क्या? नागपुर में एक बार पढ़ाने आया था, मतलब ओनली आई थिंक आई टुक सम सेशन, मैंने कुछ सेशन नागपुर में लिए थे, ज्यादा नहीं करके, ठीक है, 1-2 सेशन लिए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड ओ आर एंड आर बटे एन ओ आर? अगर किसी ने ये डाउट पूछा तो एक बात बताओ, आर एंड ओ आर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी, इंडिया की और फॉरेन की सब इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन आर बट एन ओ आर के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी पता है? एक तो इंडियन और फॉरेन की वही वाली जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। क्या है? बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। समझा कि नहीं समझा? आ रहा बोला यस और नो, यस और नो। चलो अब आप एक काम करो, आ जाइए अपन क्वेश्चन करेंगे आज, एंड दैट क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा सर बता दो ना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक सब हो चुका है ना? ये देखो ना 6 तक सब हो चुका है ना? अरे क्वेश्चन 6 तक सब हो चुका है ना? क्वेश्चन नंबर 7 को आप रीड करो, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो, सिर्फ रीड करो क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। बाबू करण अभी करेंगे क्वेश्चन, देख क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। सिर्फ रीड करना है बस। ध्रुव भाई, ध्रुव बोलता मेरे नाम पे आज तो क्वेश्चन आ ही गया, सबके नाम ले रखे हैं मैंने, टेंशन मत लो। सॉल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। आकांक्षा बेटा, विवेक भाई, मुस्कान, ओ मुस्कान, कभी घाटकोपर आए क्या? घाटकोपर तो इधर ही तो है, आ जाऊंगा मैं घाटकोपर एक दिन तुमसे मिलने। चलो क्वेश्चन नंबर 7, मार्क एज एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन में काम आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें साथ में, तो आपको मैं समझाने वाला हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, मिस्टर ध्रुव इज अ इंडियन ओरिजिन एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। एक बात बताओ, ये बंदा इंडियन ओरिजिन है बट सिटीजन कौन सी कंट्री का है? एक्स। तो दिस इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये? अरे बोलो यस और नो? यस। गॉट मैरिड टू दीपा, एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन कंट्री एक्स
ऑन द 4th Feb 2025। तो भाई ध्रुव है वो इंडियन ओरिजिन है, बट उसके बाद सिटीजनशिप कंट्री एक्स की है। वहीं पे उसको दीपा मिल गई। दीपा जो है वो इंडियन सिटीजन है, बट अभी रहती कहां पे है, कंट्री एक्स में। दोनों के बीच में गुलू गुलू हुआ, और दोनों के बीच में गुलू गुलू हुआ, और दोनों ने शादी कर ली। क्या कर ली? शादी। किस किसने की? ध्रुव एंड दीपा ने। वेरी गुड। आगे क्या हुआ? एंड शादी करके केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 20th Feb 2025। बंदा पहली बार इंडिया आ रहा है करके, ठीक है, पहली बार इंडिया आ रहा है। एंड ही लेफ्ट फॉर कंट्री एक्स ऑन द 12th August 2025। 12th August 2025 को, पेन मत घुमा, 12th August 2025 को ये वापस कंट्री एक्स चला गया। तो देखो, बंदी ने शादी की दीपा ने, और दीपा फटाफट उसको इंडिया लेके आई। बोला चलो इंडिया एक बार मिलके आते हैं मेरे पेरेंट्स से। तो वैसे किया, यहां आया, लेकिन 12 अगस्त को वापस चला गया। He returned to India again on the 20th Jan 2026 with his wife to spend some time with the parents-in-law for the 30 days, and thereafter returned to country X on the 18th Feb 2026। तो दीपा ने अल्टीमेटली ध्रुव के मजे ले लिए। ध्रुव को बोला कि चल भैया सास ससुर का भी थोड़ा ध्यान रख के आते हैं, और सास ससुर का ध्यान रखने के लिए ध्रुव को वापस ले आई। बोला वैलेंटाइन डे भी वहीं पे मना लेंगे करके, ठीक है। तो हम 20th जैन को वापस इंडिया आते हैं ये दोनों, और 18 फरवरी 2026 को ये वापस चले जाते हैं कंट्री एक्स करके। उसके बाद he received the following gift from his relative and the friends for her wife of relatives and friend of her wife during 1/4/2025 till 31st March 2026 in India। अब एक बात समझना, इसको इंडिया में क्या क्या गिफ्ट मिले। तो इसको इंडिया में गिफ्ट मिले फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ। पेरेंट्स ऑफ द वाइफ का मतलब क्या हुआ? सास ससुर। क्या बोला? सास ससुर। और दूसरा फ्रॉम द मैरिड सिस्टर ऑफ द वाइफ। मैरिड सिस्टर ऑफ द वाइफ का मतलब क्या हुआ? साली। साली ना, तो साली ने 11,000 रुपए दिए जीजू को, कि लो जीजू सास ससुर की सेवा करने आए थे, तो उन्होंने 1,01,000 रुपया दिया करके, ठीक है। अपने यहाँ पे देते हैं ना वो करके, क्या बोलते हैं अपन उसको? शगुन देते हैं। तो 1,01,000 रुपए का शगुन है वो सास ससुर ने दिया ध्रुव को, और 11,000 रुपए का जो है वो साली जी ने दिया कि लो जीजू करके। और वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द वाइफ, वाइफ के कुछ क्लोज फ्रेंड और है, उन्होंने भी जो है वो 2,82,000 का गिफ्ट दिया। अब गाइस एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको आगे जाके ये पढ़ाऊंगा कि रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट है। क्या बोला मैंने? रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। अब रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है अभी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, बट मैं इतना बता दूं। देखो, आप जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हमारे लिए एक बंदा है जिसका नाम है रोशन। रोशन का रिलेटिव कौन कौन होता है पता है? रोशन की वाइफ रोशन की रिलेटिव है, रोशन के मम्मी पापा रोशन के रिलेटिव है, रोशन का भाई भाभी रोशन का रिलेटिव है, दीदी जीजू रोशन के रिलेटिव है। उसके बाद रोशन की बीवी का भाई भाभी, बीवी का भाई क्या होता है? साला। साला साले की वाइफ, साली साली के हस्बैंड, रोशन के सास ससुर, ये सब रिलेटिव में आते हैं। और रिलेटिव से कुछ भी गिफ्ट मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। अब मैं आपको बताऊं, रिलेटिव का पूरा डेफिनेशन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब मैं अदर सोर्सेज आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है गिफ्ट पे। तो गिफ्ट से रिलेटेड पूरा टॉपिक होगा, बट मैं आपको बताऊं आपके रिलेटिव में कौन कौन आते हैं। तो जैसे मान लो यहां पे ये रोशन है, तो रोशन के रिलेटिव में कौन कौन आते हैं पता है? रोशन के रिलेटिव में रोशन का भाई और भाभी, मतलब ब्रदर और ब्रदर की स्पाउस, सिस्टर और जीजू, रोशन की खुद की वाइफ स्पाउस, रोशन की स्पाउस का भाई मतलब साला और साले की वाइफ, रोशन की साली और साली के हस्बैंड साडू भाई, रोशन के मम्मी पापा के भाई और उनका स्पाउस, मतलब अगर मम्मी का भाई लोगे तो मामा मामी, मम्मी की सिस्टर लोगे तो मासी मौसा जी, अगर फादर का भाई लोगे तो अंकल आंटी, फादर की बहन लोगे तो सिस्टर जीजू, और रोशन के दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी, उनको लीनियल असेंडेंट बोलते हैं, वो भी रोशन के रिलेटिव है। उसके बाद रोशन की वाइफ के मदर फादर, रोशन की वाइफ के मदर फादर मतलब सास ससुर, वो भी रिलेटिव है रोशन के लिए। और उसके बाद रोशन और उसकी बीवी की खुद की मेहनत, इन दोनों की, मतलब इनके खुद के जो बच्चे हैं, लीनियल डिसेंडेंट मींस रोशन का बेटा, रोशन की बेटी, रोशन के बेटे की बीवी बहू, रोशन की बेटी का हस्बैंड दामाद जी, वो सब रिलेटिव में आते हैं।
तो एक बात बताऊं, यहां पे मैं बताऊं इस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे जो ये पेरेंट्स से गिफ्ट मिला, वाइफ के पेरेंट्स से और सिस्टर से गिफ्ट मिला, ये दोनों एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आगे जाके सिखाऊंगा, बट मैंने ये क्वेश्चन जो लिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम और एमटीपी का क्वेश्चन लिया है। तो उसमें कैसा होता है, एग्जाम में आता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ इसी टॉपिक से पूछेंगे, तो वो तो मर्ज करके भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, ये क्वेश्चन मैंने वहां से लिया है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहां पे वाइफ से, जो वाइफ के पेरेंट्स से गिफ्ट मिला, एज वेल एज मैरिड सिस्टर ऑफ वाइफ से गिफ्ट मिला, ये दोनों एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द वाइफ, वाइफ के क्लोज फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, ये टैक्सेबल होता है बाबू, दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होता है। अब आगे क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस and compute the total income chargeable to tax along with the amount of tax payable on such income for the assessment year 26-27। आपसे बोला है कि आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले निकालो और रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद इसकी टोटल इनकम निकालो और टोटल इनकम निकालने के बाद उस पे जो टैक्स आता है वो टैक्स भी आप निकालो करके, इतना बड़ा इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन चालू करते हैं ध्रुव का रेसिडेंशियल स्टेटस, कि ध्रुव का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे करके। ठीक है, चलिए बोलिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 11। वाओ, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 11। बंदे का नाम क्या है? मिस्टर ध्रुव। प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। सबसे पहले लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो बाबू अपन जैसे 3 कॉलम बनाते थे वही 3 कॉलम। सबसे अरे भाई क्या तकलीफ है तुझे आज? नंबर ऑफ डेज, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। लिखो, 2 बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन, पहली बेसिक कंडीशन कौन सी है बोलो? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। वेरी गुड मीत। और दूसरी बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर in previous year and 365 days or more in last 4 previous years. Stay in India for 180 days, sorry 182 days है ना, क्या मैं गलती कर रहा हूं बाबू? 182 days or more in the previous year and stay in India or stay in India for 60 days or more in previous year and 365 days or more in last 4 previous year। अभी आप रुक जाओ थोड़ा, अभी आप रुक जाओ। चलो मुझे बताओ सबसे पहले ये बंदा इस साल कितने दिन इंडिया में रहा? हाँ 164। चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कितने दिन रहा। तो मैं यहां पे ले लेता हूं नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया में इस साल में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। मुझे एक बात बताओ, वो बंदा इंडिया में आया कब था? डेट देखो, अरे क्वेश्चन में देखो, डेट देखो, वो इंडिया में आया कब था? 4 फेब
2025, तो फेब में आया था और जा कब रहा इंडिया छोड़ के? 12 अगस्त। तो मैं बोलूं अप्रैल के पूरे 30 दिन इंडिया में है, मई में इंडिया में है, जून में इंडिया में है, जुलाई में इंडिया में है, और अगस्त 12 को जा रहा है, 12 अगस्त को चला गया। उसके बाद ये वापस आया है, कब आया देखो, जैन में वापस। अरे क्वेश्चन देखो ना यार, लिखो मत, पहले क्वेश्चन देखो ना, वो जैन में वापस आया है। अरे देखो कौन से जैन को आया है, 20 जैन को आया है। तो बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंडिया में नहीं है, जैन में 20 जैन को आया है। तो 20 जैन को आया, इसका मतलब आपका 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, मैं बताऊं 12 दिन जनवरी के इंडिया में था। अब एक बात बताओ, ये फेब को कौन सी डेट को जा रहा है? 18 फेब को जा रहा है, तो 18 दिन इंडिया में है, और मार्च में भैया फिर वो नहीं है। तो मुझे बताओ इसकी टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना है? 164 डेज है। अब बाबू एक बात बताओ, जब 164 डेज है, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज द 164 डेज। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको बोलूं करंट ईयर में उसका प्रीवियस ईयर 24-25 में स्टे इन इंडिया जो है वो 164 डेज है। उसके बाद पहले ना प्रीवियस ईयर 25-26 में ना। अब बताओ प्रीवियस ईयर 24-25 में वो कितने दिन रहा? वो पहली बार आई थिंक फेब में ही आया था। कौन सी फेब को आया था? 4 फेब को आया था। तो फरवरी के कौन से फेब को आया था? हाँ 20 फेब है ना यार, क्या वो देख रहा है? पहली बार कब आया था वो? अरे पहली बार कब आया था वो? अरे पहली बार वो कब आया था? पहली बार जो है वो क्या बोला है? ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 20th फेब 2025। तो 4th फेब कहां से आया? अब तो शादी से क्या लेना देना है यार? शादी कहां, यहां इंडिया में आके हुआ है क्या? मतलब थोड़ा तो सेंस रखो यार, थोड़ा तो रीड करना आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? शादी 4 तारीख को हुआ है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 20th फेब 2025। सो 20th फेब को आया था। मतलब एक बात बताओ, फेब में कितने दिन रहा इंडिया में? फेब में कितने दिन रहा? 20th फेब से। तो ऐसे नहीं आता गिनना, ऐसे गिनो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 डेज। एंड मार्च के कितने दिन? 31 दिन। तो मैं बताऊं लास्ट ईयर में वो तुम्हारा 41 डेज के रहा इंडिया में। हाँ भाई। अब एक बात बताओ मुझे, 40 डेज रहा? एक सेकेंड, ये कब आया? 20 तारीख को आया, 20 फरवरी को आया। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 दिन हुआ। और उसके बाद में 31 दिन वो, तो कितने हुए? 40 दिन। तो यहां पे बेटा वो बंदा 40 दिन है वो आपके लास्ट ईयर रहा। 40 दिन है वो लास्ट ईयर रहा। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इंडिया में इनकम कितनी है? जो इंडिया में जो गिफ्ट मिले वो देखो, 2 गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ उसकी इंडिया में इनकम 2,82,000 है। हाँ भाई 2,82,000 इंडिया का इनकम है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कल यह बताया था कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो एक बात बताओ, पहली चीज ये बताओ कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही? भाई 164 डेज है वो रहा, तो मैं बताऊं आपकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। हाँ भाई। अब मैंने कल आपको क्या बताया था कि 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी ही नहीं है। पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। और तीसरा क्या था? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट, और उसका टोटल इनकम कितना है? अप टू 15 लाख। एक बात बताओ, इसका टोटल इनकम कितना है? 2,82,000 ही है। तो एक बात बताऊं, ये सेकंड बेसिक कंडीशन है, दिस सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। अरे बोलो नॉट एप्लीकेबल।
तो नॉट एप्लीकेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर नहीं रहा है, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो ये बंदा क्या बन जाएगा? सीधा नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? सीधा नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? सीधा नॉन रेजिडेंट। तो इसका अपन कंक्लूजन यहां पे लिखेंगे कि ही इज ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। तो यहीं पे मैं कंक्लूजन लिख लेता हूं, इधर देख लीजिए भाई, ही इज ट्रीटेड as non-resident for previous year 25-26 के लिए नॉन रेजिडेंट। अब एक बात बताओ, आपको बोला है उसका टैक्स भी निकालना है। अब आपको टैक्स भी निकालना है, लेकिन टैक्स निकालने के लिए तो अपने को तकलीफ ये है कि टैक्स निकालने के लिए सर ये तो नहीं बोला कि न्यू टैक्सेशन रिजीम ले रहा है या ओल्ड टैक्सेशन रिजीम ले रहा है। जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो भैया आपको दोनों से करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको टैक्स कैलकुलेशन दोनों से करना पड़ेगा। लेकिन बाबू रुकना, यहां पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। मैं यहां पे कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, सबसे पहले टैक्स एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। एक बात बताओ, 115 बीएससी के केस में उसकी टोटल इनकम कितनी है? 2,82,000 है। अरे बोलो 2,82,000 है। तो भैया उसमें तो अप टू 4 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन होता है। तो मैं बताऊं यहां पे आपका सीधा अप टू जो है वो अप टू 4 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन होता है। तो अप टू 2,82,000 है क्या? अरे बोलो ना हाँ। तो 2,82,000 जो है वो 2,82,000 पे आपका कोई भी टैक्स नहीं आएगा, तो भाई टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी निल आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो आप टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालोगे, इसका मतलब ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएसी। अगर वो 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी स्लैब रेट 2.5 लाख की होगी, और स्लैब रेट 2.5 लाख की होगी तो अप टू 2,50,000 तक डैश पे डैश कोई टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद बाबू 2,50,000 से लेके एंड अप टू आपका कितना है? 2,82,000, और कितना आएगा इसमें 5% की रेट से? 1600 आएगा। लेकिन आपको यह लगेगा कि सर यहां पे तो रिबेट मिल जाएगा 87A का, लेकिन 87A का रिबेट है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, और ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। अगर आप जाके देखोगे 87A का रिबेट, और 87A का रिबेट जब मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था कि 87A का जो रिबेट होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो मैं बताऊं यहां पे मैंने जहां पे भी ये 87A का रिबेट पढ़ाया होगा, उस 87A का रिबेट पढ़ाते टाइम मैंने ये लिखा था कि दिस रिबेट इज अवेलेबल टू ओनली आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, और रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो इस पर्टिकुलर केस में बाबू ये 87A का रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी बुक देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जहां पे भी मैंने 87A का रिबेट पढ़ाया होगा। आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? 87A का रिबेट पढ़ाया था ना। मैंने बोला था कि ये देखो 87A का रिबेट है, ये देखो मैंने बोला था 87A का रिबेट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीस है, तो यहां पे आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है ना, वो तो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट है, तो यहां पे आपका 87A का रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगा, और 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसा कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और फिर यहां पे लिख रहा हूं नॉट अवेलेबल या नॉट अलाउड टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा तो 1600 आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना आएगा? 64 रुपीज। तो 64 तो 1664 है वो आपका टैक्स आ जाएगा, और दैट इज आई कैन से दैट द 1660 है, उतना आपका टैक्स आ जाएगा। चलिए एक काम करिए, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है पहले इतना कॉपी करिए। दिस इज द पार्ट ए। दिस इज द पार्ट ए। ये वाला पार्ट हो गया तो कॉपी
नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन एग्जाम में दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। सेकेंड बेसिक कंडीशन तो लगी नहीं रही है ना अभिषेक, अगर वो लगती तो वहां 120 डेज होते। अभी मैं बताता हूं, थोड़ी देर रुक जा बेटा। हाँ गौरव भाई क्या बोल रहे हो? गौरव भाई गिफ्ट इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, मतलब रिलेटिव से मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट अगर आपको रिलेटिव से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। हाँ जी, हाँ ये लिखा आपने कि ही इज ट्रीटेड एज एनआर फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। ही इज ट्रीटेड एज एनआर। कल से नया टॉपिक चालू करेंगे, कैपिटल गेन। हाँ एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते, यस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए बोलिए डन। गिफ्ट फ्रेंड ने दिया तो टैक्सेबल होता है, फ्रेंड ने दिया तो टैक्सेबल होता है, सिर्फ रिलेटिव ने दिया तो ही एग्जेम्प्ट होता है। सर ये कितने मार्क्स का आया था? 8 मार्क्स का एग्जाम में आया था। अभी इसका सेकेंड पार्ट बाकी है, अभी इसका सेकेंड पार्ट बाकी है। कैपिटल गेन 8 मार्क का आता है, बट सबसे बड़ा टॉपिक है। सूरज भाई, दीपांशु, इंद्र, इंद्रभा, चलो बोलो झाल। नीचे स्क्रॉल करो, और क्या नीचे, बस इतना ही है। हाँ जी, चलो बोलो डन। गुड आफ्टरनून दीपांशु। वर्मा जी, आप कभी गुजरात आए हो? बिल्कुल, बहुत बार आए गुजरात। चलिए डन। अब आप देखिए दूसरा पार्ट क्या बोलता है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, समझने की कोशिश करिए। दूसरा पार्ट, ए गाइस, दूसरा पार्ट क्या बोलता है? विल योर आंसर चेंज if he has received 16 lakh instead of 2,82,000 from very close friend of his wife during the previous year 25-26 and he stay in India for the 400 days during the 4 year preceding the previous year 25-26?
क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर उसने उसके दोस्तों से, जो फ्रेंड वाइफ के दोस्तों से मिला, वो उसको 16 लाख मिला है इंस्टेड ऑफ 2,82,000, एंड वो लास्ट के 4 साल में इंडिया में 400 दिन रहा है? एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो हमने क्या पढ़ा था, मेरी तरफ देखो, अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट एंड उनका इनकम अगर अप टू 15 लाख की है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है। बट अगर मान लो 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना है। और सेकंड बेसिक कंडीशन में आपका 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा। और अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो सीधा क्या बन जाएगा, आर बट एन वन। क्या बन जाएगा, आर बट एन वन। तो लिखो पार्ट टू या पार्ट बी करके लिखो, पार्ट टू या पार्ट बी करके लिखो। इसके बाद लिखो पार्ट बी, पार्ट बी। और पार्ट बी में लिखो, इफ गिफ्ट फ्रॉम वाइफ फ्रेंड्स इज 16 लाख instead of 2,82,000, if gift from wife friends is 16 lakh instead of 2,82,000, 16 लाख रुपया है गिफ्ट 2,82,000 की जगह, तो क्या होगा? लिखिए नेक्स्ट लाइन में थोड़ा थियोरेटिकली लिखते हैं। लिखिए, if Indian citizen or person of Indian origin, if Indian citizen or person of Indian origin, person of Indian origin visit India and his total income ब्रैकेट में लिखो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, ब्रैकेट में लिखो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, ब्रैकेट क्लोज, इज मोर देन 15 लाख, then we have to check second basic condition, and instead of 60 days, 120 days shall be considered, and instead of 60 days 120 days shall be considered, instead of 60 days 120 days shall be considered। अब एक बात बताओ कैसे होगा? अगर इसका 16 लाख रुपया इनकम है तो अब एक बात बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे होगा? तो मुझे बताओ, यहां पे पहली बेसिक कंडीशन तो नॉट सेटिस्फाइड, और सेकंड बेसिक कंडीशन में एक चेंज आएगा, 60 डेज की जगह कितना लेना है आपको, 120 डेज। अब एक बात बताओ, इस साल में उसने कितने दिन स्टे किया, 164। एंड गाइस, लास्ट के 4 साल में उसका कितना, 400 डेज है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो मैं बोलूं सेकंड बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्या बन जाता है, आर बट एन वन। क्या बन जाता है, आर बट एन वन। तो यहां पे मैं बोलूं कि यहां पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन ही इज ट्रीटेड एज आर बट एनओआर, आर बट एनओआर माना जाएगा। अब एक बात बताओ, इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इधर देखो बेटा, टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 16 लाख रुपए की इनकम पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे? तो एज पर ओल्ड एंड एज पर न्यू दोनों स्कीम से करना पड़ेगा। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC।
क्या 115 बीएससी के हिसाब से कैसे करोगे? और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन का मतलब होता है ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी। तो आप कैलकुलेट कर दोगे ना 16 लाख पे। अगर ओल्ड टैक्सेशन स्कीम के पहले यहां पे जब आप करोगे 115 बीएससी के हिसाब से, तो आप स्लैब रेट क्या लोगे? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 वाला वो लोगे। और यहां पे क्या स्लैब रेट लोगे? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर वो वाला। तो इन दोनों के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके यहां पे कोई सरचार्ज वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। रिबेट वगैरह नहीं मिलेगा यहां पे, क्योंकि इनकम 16 लाख रुपया है। आप सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसमें ऐड करके और मुझे बताओ टैक्स कितना आएगा। तो आप इसको कॉपी करो, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी करो और दोनों के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कैलकुलेट करो, आप टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कैलकुलेट करो फिर।
ओल्ड में आया 3,04,200। तो पहले आपने न्यू किया होगा ना, तो न्यू में जब आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से करते हो कितना आया? 1,24,800। और दूसरे में कितना आया? 3,04,000। ये तुम्हारे दूसरे वाले में 1,24,800 एंड 3,04,200 है। इतना आपका ये ओल्ड में आया, वो आपके न्यू में आया। चलो अभी कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नो डाउट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं आपको बताऊं। हाँ सर, आपको मैं बताऊं, नैतिक से एक सिंपल सी बात है, वापस आप है ना अपने बेसिक्स पे ही चलो। और बेसिक्स में मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने वापस क्या, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट और उसकी इनकम अप टू 15 लाख है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है। 15 से ज्यादा है तो सेकंड देखना है और 60 की जगह 120 होगा। अगर सेकंड का सेटिस्फाइड हुई, फर्स्ट हो ही नहीं रही है, तो सीधा उसको R पर 10 बार बना दो। सिर्फ इतना ही है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए डन। अब एक बात समझना, इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने कैसे दिया है। सबसे पहले वही दिया है जैसा अपन ने किया था, अपन ने टेबल में किया है। ठीक है, उन्होंने इसको ऐसे दिया, पहले उन्होंने समझाया है कि 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, 15 लाख से कम है तो क्या होगा, वो वाली बात हुई। फिर उन्होंने इनकम देखा और इनकम में बोला कि जो भी आपके ये वाइब्स के वाइब उससे मिला वगैरह वो एग्जाम्प्ट है करके, बाकी 282 है वो टैक्सेबल है, उस पर आपने टैक्स निकाल दिया कि भैया 115 BAC के हिसाब से तो टैक्स नहीं आएगा, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से 1600 आ जाएगा, 1660 रुपया हो गया। और अगर वहां पे 16 लाख होता तो उस पर्टिकुलर केस में उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो 16 लाख पे इन्होंने टैक्स निकाला और भैया न्यू टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से 124,800 आया और ओल्ड टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से कितना आ जाएगा, 3,04,200 आ गया। तो सेम ऐसा का ऐसा ही किया है उन्होंने, थोड़ा थियोरेटिकली दिया है, बट जैसे आप जैसा करोगे वैसा, जैसा आप करोगे वैसा चल जाएगा। अच्छा सक्षम बेटा बोलना क्या हुआ? चलिए अब सक्षम एक बार आप बताओ ना क्या हुआ। सर इतनी थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप जैसा मैंने स्टेटमेंट बनवाया वैसे करोगे वैसा चल जाएगा। अच्छा एक नोट लिख लो कि वो रिलेटिव से जो गिफ्ट मिले वो एग्जेम्प्ट है, तो उसका एक नोट लिख लो। एक नोट लिखो इस क्वेश्चन के नीचे, इसका एक नोट लिख लो इस क्वेश्चन के नीचे। सक्षम नोट लिखो बेटा, लिखिए नोट लिखिए। एज पर सेक्शन 56(2)(10), सेक्शन 56(2)(10) कैसा लिखना है देख लो एक बार। 56 सबसेक्शन 2(10), हाँ एज पर सेक्शन 56(2)(10), एज पर सेक्शन 56(2)(10), एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, any gift received from relative, Shivam bhai, yes, any gift received from relative shall not be taxable, any gift received from relative shall not be taxable, shall not be taxable, full stop. Parents of spouse, parents of spouse and sister of spouse and sister of spouse is covered in the definition of relative, 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 covered in the definition of relative. So gift from them is exempt, so gift from them is exempt, गिफ्ट फ्रॉम देम इज एग्जेम्प्ट। चलिए डन। चलिए ऐसे ऐसे अपन 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी। सिमिलर क्वेश्चन है अगला, सिमिलर, थोड़ा सा फर्क है। क्या है क्वेश्चन, देखिए समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऑल पीपल पे अटेंशन। तो अगला क्वेश्चन सिमिलर है, देखिए क्या दे रखा है। मिस चार्ली, चार्ली एन अमेरिकन नेशनल, मतलब ये नेशनल अमेरिका की है, अमेरिका की बंदी है, गॉट मैरिड टू द राधे ऑफ इंडिया,
इन द यूएसए ऑन द 2 मार्च 2025। अपने यहाँ का एक बंदा है राधे और फॉरेन की बंदी ले आया चार्ली करिए, ठीक है। चार्ली कहाँ की है? अमेरिका की। तो अमेरिका की चार्ली गॉट मैरिड टू द राधे, वो राधे से शादी करती है एंड दैट मैरिज ऑन 2 मार्च 2025 को यहां पे शादी हुई है। शादी के बाद बंदा केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन द 16 मार्च 2025। वो बंदी को इंडिया लेके आया और बोला कि चलो चलो मम्मी पापा से मिलवाते हैं, तुमको आशीर्वाद दिलाते हैं, तुमने जिंदगी में आशीर्वाद लिया नहीं है तो पहली बार दिलाते हैं। तो चार्ली को जो है वो लेके आया। She left for USA on the 19 सितंबर 2025 को बंदी वापस चली गई यूएसए, बोला तू रहने दे भाई, मैं चाहती हूं, बट वापस आई। She returned to India on the 27 मार्च 2026 को वापस लेके आया। While in India, she had purchased a showroom in the Mumbai on the 30th अप्रैल 2025। जब वो इंडिया में थी तो उसने मुंबई में एक शोरूम खरीदा which was leased out to a company on the rent of 25,000 per month from 1st May 2025। तो जब वो इंडिया में थी तब उसने क्या किया, एक शोरूम खरीदा मुंबई में और वो भाड़े पे दे दिया है, 25,000 पर मंथ उसका भाड़ा आ रहा है। He had taken the loan from bank for the purchase of this showroom on which bank had charged interest of 97,500 up to 31st March 2026। ये शोरूम परचेज करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट है वो 97,500 है। She had received the following cash gift from her relative and friends during the 1/4/2025 से लेके 31st March 2026। फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड मीन जो सास ससुर है उन्होंने 51,000 रुपए का सुगुन दिया है। तो एक बात बताऊं, ये एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जेम्प्ट। एंड फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, जो भी आपकी ननद होती है, ननद ही बोलते हैं मैरिड सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, तो ननद से जो मिला वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये दोनों गिफ्ट तो रिलेटिव से मिले हैं तो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। उसके बाद फ्रॉम 2 वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के जो 2 क्लोज फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट दिया कि भाभी जी आई है फॉरेन से तो भाभी जी को गिफ्ट दे देते हैं। तो 1,72,000 का गिफ्ट है वो क्लोज फ्रेंड ने दिया। आपसे पूछा है डिटरमाइन his residential status and compute the total income chargeable to tax along with the amount of tax liability on such income for the assessment year 26-27 if she opt out from the default taxation regime under section 115 BAC। अगर वो 115 BAC नहीं लेती डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से, उसका इनकम कितना होगा और उसका टैक्स कितना आएगा। एक बात बताओ, पहले तो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। एक बात बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए ये बंदी पहली बार इंडिया आई थी, कब आई थी? 16 मार्च 2025 को। अब एक बात बताओ, 25-26 में ये कितने दिन रही? तो एक तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो एक बात बताओ, ये जो है मार्च में आई थी तो अप्रैल में इंडिया आई थी। तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31। अरे भाई 19 सितंबर को तो दीदी वापस चली गई। तो 19 सितंबर को वापस चलेगी, अक्टूबर में नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में नहीं है, मार्च में वापस आई, 27 मार्च को आई। तो 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन रही। कितना हुआ टोटल? 177 डेज। अब एक बात बताओ, इससे पहले वो कभी इंडिया नहीं आई थी, 16 मार्च को पहली बार आई, तो पिछले साल कितने दिन रही थी? प्रीवियस ईयर 24-25 में 16 मार्च से 31 मार्च कितने? 16 दिन होते हैं। हाँ भाई, लास्ट ईयर वो सिर्फ 16 दिन है, वो 16 दिन रही। अब एक बात बताओ मुझे, पहली चीज तो वो इस साल में 177 डेज रही है, तो 177 डेज रही है तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई क्या? नहीं। दूसरी बेसिक कंडीशन जो है, क्या देखना है या नहीं देखना? एक बात बताऊं, सिर्फ 3 केस में नहीं देखते सेकंड बेसिक कंडीशन। कौन कौन सी? पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट। एक बात बताओ, ये क्या इंडियन सिटीजन है क्या? नहीं। क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? नहीं। तो फिर आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, और सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज ही देखना पड़ेगा। तो सेकंड बेसिक कंडीशन आप देखने जाते हो तो सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या है? सेकंड बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर द 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर
एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो एक बात बताऊं, इस साल में वो 177 डेज रही है, तो 60 डेज तो रही है, बट 365 डेज नहीं रही ना। तो मैं बताऊं दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, और दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, सिर्फ इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होगी। अब ये सबसे पहली चीज तो ये नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। तो अपन अगर यहां पे आंसर का आप देखोगे तो आंसर में दे रखा है, इन्होंने बोला है कि 177 डेज इस साल रही, 16 दिन लास्ट ईयर रही, कुल मिला के जो भी है शी विल बी ट्रीटेड एज द नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है। अब एक बात बताओ, उसकी इंडिया में इनकम कौन कौन सी हुई है। एक तो मैं बताऊं उसको गिफ्ट मिला है वो दोस्तों से, हाँ 172 तो ये है, और एक उसने शोरूम लिया था वो भाड़े पे दिया है। और एक बात बताओ, शोरूम लिया था उसका भाड़ा मंथली 25,000 है, और ये कब से भाड़े पे दिया है, 1 मई 2025 से दिया है। तो मैं बताऊं 25,000 रुपया पर मंथ और 11 महीने भाड़े पे दिया है, 2,75,000 ये आपका हो जाएगा। ये देखो, जब भी आप शोरूम भाड़े पे देते हो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। मैंने बोला था कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। 2,75,000 है, ये आपका एक्चुअल रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट जो आया उसमें से म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है, यही तुम्हारा एनएवी हो जाएगा। और एनएवी में से दो चीजें लेस होगी, एक तो आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन करो, कितना आता है, 275 का 30% 82,500। और एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आता है, 97,500। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना बचा, 95,000 हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। अदर हेड का इनकम कितना है आपका, 1,72,000। टोटल कितना हुआ, 2,67,000। और भैया 267 पे भी टैक्स निकालना है, और स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके और 267 कितना आता है, 17,000 रुपए। 17,000 का 5% कितना आएगा, 850। तो 850 रुपया। रिबेट 87A का नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। तो 850 आया, और 850 पे 4% करोगे तो आपका 884 है, उतना आपका टैक्स आ जाएगा। बोलो समझा कि नहीं, यस और नो। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले टेबल बनाओगे और आप लिखोगे अभी नहीं करना है, घर पे जाके करना है। बेसिक कंडीशन लिखोगे, नॉट सेटिस्फाइड, टोटल इनकम निकालोगे, टैक्स निकालोगे, 884 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके आंसर में 884, और यहां पे आपका 880 भी बोल सकते हो करके, ठीक है, 880 है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian source is 18 lakh, she is not liable to tax in the USA। अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, अगर वो बंदी would her residential status undergo any change, क्या अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता, अगर वो बंदी है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसका इंडिया से जो इनकम है वो 18 लाख रुपया है। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, अगर उनका 15 लाख तक ही इनकम है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है, और 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना है। और भैया 120 डेज देखना है 60 की जगह, और 120 डेज वाला और 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर वो सेटिस्फाइड हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आर बट एनओआर। क्या बनेगा, आर बट एनओआर। तो इसका आंसर करोगे क्या, देखो अगर भैया अगर ये इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और ये इंडिया विजिट के लिए आ रही है और इसकी इनकम 18 लाख है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे। और अपन 120 डेज लेंगे, करंट ईयर में कितना लेंगे, 120 डेज। लेकिन लास्ट के 4 साल में तो 365 डेज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट के जो है इसका इस साल में जो है वो इस साल में तो 177 डेज है, बट लास्ट के 4 साल में जो है वो तो सिर्फ आपका 16 दिन ही है। तो मैं बताऊं अगर 120 डेज लोगे तो भी वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये बंदी क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट ही मानी जाएगी। सो नॉन रेजिडेंट ही मानी जाएगी। तो आप यहां पे आंसर देखिए और आंसर में क्या दे रखा है करके, ठीक है, आंसर में क्या दे रखा। अब एक और चीज समझना, लेकिन आप मुझे बोलोगे चलो सर ये तो नॉन रेजिडेंट बन गई 6(1) के हिसाब से,
लेकिन आपने एक और फंडा बताया था, डीम्ड रेसिडेंट, कि अगर कोई पर्सन कहीं का रेसिडेंट नहीं है तो, लेकिन वो वाला किसके लिए था पता है? इंडियन सिटीजन के लिए था। किसके लिए था? इंडियन सिटीजन के लिए। और ये बंदी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। क्योंकि अगर वो टेक्निकल गुरुजी वाला जो एग्जांपल आप देखोगे तो टेक्निकल गुरुजी वाले एग्जांपल में मैंने क्लियरली लिखा था कि ये डीम्ड रेसिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लगता है, नॉट फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आप देखोगे यहां टेक्निकल गुरुजी में मैंने बताया था इंडियन सिटीजन, और ये जो बंदी है वो सेकंड केस में इंडियन सिटीजन नहीं है, क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उस पर्टिकुलर केस में वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगी। बोलो समझा के नहीं? यस और नो? उत्कर्ष समझ में आया? यहां पे उत्कर्ष समझ में आया वाई डीम्ड रेसिडेंट नहीं मान रहे? अगर 6(1) की जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो नॉन रेसिडेंट, बट अगर यहां पे ये इंडियन सिटीजन होती तो डीम्ड रेसिडेंट मान लेते। बट भैया ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उसका आंसर एक बार आप रीड कर लो। जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो एक बार आप रीड कर लो। सक्षम बेटा देखो, प्रेजेंटेशन यहां रेसिडेंशियल स्टेटस में जैसे मैंने कराया है प्रेजेंटेशन, वही टेबल बना के सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड और लास्ट में कंक्लूजन, वैसा ही करने का। देखो सिटीजन मतलब जिसके पास नागरिकता है, इंडियन सिटीजन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जिसका या जिसके पेरेंट्स में से किसी का या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। शोरूम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा ना, मैंने बोला था भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, सब हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। कोमल यस बेटा यस, मैं वो कैपिटल गेन में कराऊंगा। चलिए, तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको भी मार्क कर देना। एलडीआर, आज चारों क्वेश्चन करेंगे वो एलडीआर वाले ही है, इसको भी मार्क कर देना। एलडीआर मिस चार्ली, इसको भी मार्क कर देना एलडीआर। गोडाउन का रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, यस हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। ऑल पीपल पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 9। टैक्स कैलकुलेशन आप सॉल्यूशन में ही बता देते हो, जहां जरूरत है वर्किंग नोट में बतानी है वो वर्किंग नोट में बतानी है, अदरवाइज आप सॉल्यूशन में ही बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या सर हमको घर पे जाके सॉल्व करके आना है? आपकी मर्जी है तो करके आना, ठीक है, नहीं मर्जी है नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम निकालनी है रघु की। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, assuming that he has exercised the option of shifting out from the default taxation regime under section 115 BAC subsection 1A, तो कुल मिला के ये 115 BAC नहीं ले रहा, ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में जा रहा है। देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर रघु इज अ अमेरिकन सिटीजन, ये बंदा सिटीजन अमेरिका का है, अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका का सिटीजन है। इज एम्प्लॉयड विद द मल्टीनेशनल कंपनी इन द गुरुग्राम, वो गुरुग्राम में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। तो बंदा सिटीजन अमेरिका का है बट हमने जॉब दे रखा है उसको, गुरुग्राम में किसी कंपनी में काम करता है। रघु होल्ड अ सीनियर लेवल पोजीशन एज अ रिसर्चर इन द कंपनी सिंस 2009 से वो बंदा है, वो सीनियर पोजीशन होल्ड करता है। टू शेयर हिज नॉलेज एंड फाइंडिंग इन रिसर्च, कंपनी गेव हिम अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू द अदर ग्रुप कंपनीज आउटसाइड इंडिया while continuing to be based in the गुरुग्राम ऑफिस। उसकी जॉब गुरुग्राम ऑफिस में ही है, लेकिन उसको बोला जाता है कि तू वर्ल्ड में बाकी हमारे ऑफिसेज है वहां पे भी जाके आ, वहां पे जाके भी वो रिसर्च करके आ। तो ये बंदा क्या कर रहा है, देखो, द डिटेल ऑफ हिज ट्रेवल आउटसाइड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 कैसे रहा। यूएसए में वो रहा 25 अगस्त से लेके और 10 नवंबर तक वो यूएसए में था, तो 25 अगस्त से 10 नवंबर वो यूएसए में है।
यूके में रहा 20 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक वो यूके में है। एंड जर्मनी में रहा 10 जनवरी से लेके और 24 मार्च तक वो जनवरी में है, सॉरी जर्मनी में है। आगे क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द 380 डेज, मतलब लास्ट के 4 साल में वो इंडिया में जो है वो बेसिकली 380 डेज था। During the last 7 previous year preceding the current previous year, he was present in India for the 700 days and during 25-26 he earned the following income. इस साल उसकी जो इनकम है वो क्या क्या है? सबसे पहले उसकी सैलरी की इनकम है वो 15 लाख रुपया है। द एंटायर सैलरी इज पेड बाय द इंडियन कंपनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो इंडिया में उसको सैलरी का इनकम है वो 15 लाख रुपया मिला है। दिस इज द सैलरी इनकम। दूसरा पॉइंट, डिविडेंड अमाउंट ऑफ रुपीज 48,000 रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रीट लिमिटेड, अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। तो एक सिंगापुर की कंपनी से उसको इनकम मिला है, डिविडेंड मिला है, और विच वॉज ट्रांसफर टू हिज बैंक अकाउंट इन द सिंगापुर, मतलब सिंगापुर की कंपनी से डिविडेंड मिला है और सिंगापुर के बैंक अकाउंट में ही मिला है। तो दिस इज द फॉरेन इनकम। Interest on the fixed deposit with the Punjab National Bank Delhi amounting 10,500 was credited to his saving bank account. इंडिया में उसको एफडी का इंटरेस्ट और मिला है 10,500 का। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है और साथ साथ में उसकी टोटल इनकम कितनी है वो भी आपको निकालनी है। तो चलिए पहले तो अपन एक काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, वो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना रहा? अपन एक काम करते हैं, पहले वो इंडिया के बाहर कितने दिन रहा वो देख लेते हैं। तो इंडिया के बाहर कितने दिन रहा, तो देखो यूएसए में वो 25 अगस्त से 10 नवंबर था। तो 25 अगस्त से, ऐसा लैंग्वेज में ऐसा दे रखा है कि 25 अगस्त को यूएसए में था, तो 25 अगस्त यूएसए में माना जाएगा, इंडिया में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 25 अगस्त से 10 नवंबर कितने दिन होते हैं? देखो अगस्त के 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन तो अगस्त के नहीं, 7 दिन, 7 दिन अगस्त के, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन एंड नवंबर के 10 दिन। कितना? 78 डेज आया। तो 78 डेज है वो बंदा यूएसए में था। यूके में कितने दिन था? 20 नवंबर से। तो नवंबर के 30 में से 19 हटा दो, तो 30 में से 19 गए तो 11 दिन नवंबर के और दिसंबर के 23 दिन। तो कितना? 34 डेज आया। अरे भाई 34 डेज आया। एंड बेटा 10 जनवरी से जर्मनी में था, तो भाई साहब जनवरी के 22 दिन, फेब के 28 दिन और मार्च के 24 दिन, कितने आए? 74 डेज या 64? चेक करो, 74 या 64? अरे 74 या 64? हाँ 74 डेज। तो अब मुझे एक बात बताओ, 74 डेज ये आ गया, तो मुझे ये बताओ 78, 34 एंड 74 कितने दिन हुए? 180। अब 186 डेज हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। उसमें से 186 डेज इंडिया के बाहर है, तो इंडिया में कितने दिन रहा? 179 डेज इंडिया में रहा। अब 179 डेज इंडिया में रहा। अब मुझे एक बात बताइए, 179 डेज वो इंडिया में रहा, उसने पहली बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड की या नहीं? बोलो ना, पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की या नहीं की? यस और नो? दूसरी बेसिक कंडीशन है वो देखो 3 लोगों के लिए नहीं देखनी होती। एक तो इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट और उसका इनकम अप टू 15 लाख है, उसके लिए नहीं देखना। बट एक बात बताओ, ये तो इंडियन सिटीजन नहीं है और ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि उसका या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। तो भैया इसका तो नहीं हुआ है। तो कुल मिला के सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। और सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने के लिए मुझे बताओ, जब अपन सेकेंड बेसिक कंडीशन देखते हैं तो सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको देखने के लिए 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, वो सब देखते हैं। चलो अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपकी बुक में। आ जाइए सब लोग। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर
16। चलो बंदे का नाम क्या है? रघु। मिस्टर रघु, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। लिखिए डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड वो स्टेटमेंट बनाओ जिसमें अपन लिखते हैं पहला कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन, वो सब करो। स्टेटमेंट बनाओ फटाफट। दो बेसिक कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन। स्टेटमेंट में लिखो दो बेसिक कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन, लिख लो पूरा, क्योंकि एडिशनल कंडीशन की भी जरूरत पड़ेगी। वर्किंग नोट 1 में अपन ले लेते हैं नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। तो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया आपने कैसे निकाला? यहां पे स्टे इन यूएसए कितने दिन था, यूके कितने दिन था, और जर्मनी कितने दिन था। तो मेरे हिसाब से वो बंदा 78, 34 एंड 74, 78। ये बच्चा बार बार बोल रहा है, ऐसा नहीं है। 78 की जगह ये बोलता 77 आएगा, इज इट? हाँ भाई, सॉल्यूशन देखा है कि सॉल्यूशन में कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। एक बात बताओ भाई, 25 अगस्त यूएसए में, तो 25 अगस्त से काउंट करना, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन अगस्त के। तो 7 दिन अगस्त के, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन एंड नवंबर के 10 दिन, तो 78 ही तो हुआ। तो 78, 34 एंड 74, तो 78, 34 एंड 74 टोटल कितना हुआ था आउटसाइड इंडिया वाला? 186। तो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना आ जाएगा? 365 माइनस 186, 179 डेज, 179 डेज। अरे भाई लीप ईयर यहां नहीं है ना यार, लीप ईयर थोड़ी है ये वाला साल। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस साल में ये 179 डेज रहा, तो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज अ 179 डेज। तो मैं बोलूं पहली बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। हाँ भाई, दूसरी बेसिक कंडीशन 179 डेज। अब एक बात बताओ, 179 डेज और लास्ट के 4 साल में कितने दिन रहा? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, कितने दिन रहा? 380 डेज। तो मैं बोलूं बेटा यहां पे ये सेटिस्फाइड हो गया। हाँ भाई, तो सेटिस्फाइड हो गया ये वाला। अब एक बात बताओ, एडिशनल कंडीशन देखनी है, बट एक बात बताओ, एडिशनल कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो आर एंड ओ आर होगा। लेकिन उसने इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लास्ट के
7 ईयर्स में वो 700 दिन रहा। इसका मतलब एक बात बताओ, आपकी सेकेंड एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, और बेटा फर्स्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है भाई, इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है फर्स्ट के बारे में, और सेकेंड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो मैं बताऊं, सिंस मिस्टर, जो भी ये बंदे का नाम है रघु सेटिस्फाइड basic condition but he has not satisfied both the additional condition, so he will be treated as the resident but not ordinarily resident। तो लिखो इसके बाद कंक्लूजन, इसके बाद लिखो कंक्लूजन, लिखो ये कॉपी हो गया हो तो लिखो कंक्लूजन, ये कॉपी हो गया हो तो लिखो। आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर को पीवाई लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, लिखो इसके नीचे कंक्लूजन लिखो। सिंस मिस्टर रघु satisfied, since Mr. Raghu satisfied basic condition, since Mr. Raghu satisfied basic condition but he could not satisfy both the additional condition, but he could not satisfy both the additional condition, but he could not satisfy both the additional condition, so he will be treated as, so he will be treated as resident but not ordinarily resident, resident but not ordinarily resident। अब एक बात बताओ, जब वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन गया तो उसके लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? एक तो इंडियन इनकम सब टैक्सेबल होगी, और फॉरेन की वही टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो एक बात बताओ, इसके लिए एक तो सैलरी की इनकम दे रखी है। अब इसमें इनकम जो दे रखी है, इन्होंने 3 इनकम दे रखी है, और वो इनकम कौन कौन सी दे रखी है पता है? एक तो उसका सैलरी का इनकम है 15 लाख सैलरी का इनकम है, और वो इंडिया से मिल रहा है, इंडिया में जॉब कर रहा है, तो सैलरी का इनकम तो टैक्सेबल हो जाएगा, दिस इज द इंडियन इनकम। लेकिन एक बात बताओ, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है और वो सिंगापुर में ही रिसीव हो गया, तो मैं बताऊं ये वाली टैक्सेबल नहीं होगी। एंड गाइज, जो उसको एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है पंजाब नेशनल बैंक से, और वो पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली के ब्रांच से मिल रहा है, तो मैं बोलूं ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखो लिखो when assessee is a resident but not ordinarily resident, assessee is R but NOR, ऐसा भी लिख सकते हो। when assessee is a R but NOR, then only Indian income taxable, then only Indian income is taxable, only Indian income is taxable, and foreign income is taxable only if, and foreign income is taxable only if, foreign income is taxable only if, foreign income is taxable, foreign income is taxable only if business control from India, only if business control from India or profession was set up in India, or profession was set up in India, or profession was set up in India। अब आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम निकालनी है। अब गाइस, उसकी टोटल इनकम निकालने के लिए सैलरी फ्रॉम, कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम दे रखा है क्या? सॉरी, सैलरी फ्रॉम, हाँ ठीक है, इंडियन कंपनी, उससे सैलरी 15 लाख मिली है। अब एक चीज समझना, ये मैं आपको अभी मैं बताऊं, आपको एक चीज बता रहा हूं, इसका डिटेल में डिस्कशन हम सैलरी टॉपिक में करेंगे, बट जब भी आपको कहीं से सैलरी मिलती है ना,
तो उसके सामने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी हेड में, और डिडक्शन कितना मिलता है 50,000 का। कितना मिलता है 50,000। और अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो आपको मिलता है 75,000 का। आपने ये देखा होगा, सुना होगा करके, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं ऐसे कहते सुना होगा कि सैलरी हेड में हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल केस में जाते हो तो 50,000, और अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो लेस करेंगे यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000, तो आपकी यहां पे इनकम आ जाएगी 14,50,000। 14,50,000 सैलरी की इनकम। अब एक बात बताओ, एक जो डिविडेंड मिला है फॉरेन की कंपनी से वो तो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये बंदा आर बट एनओआर है। एक और इनकम है दैट इज अ इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी विथ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। कितना इंटरेस्ट है 10,000। अब एक बात समझना, यहां पे इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, या मैं जीटीआई बोल सकता हूं 14,60,500। अब एक बात समझना, ये क्वेश्चन में टोटल इनकम बोला है तो मुझे एक डिडक्शन लेना पड़ेगा। वो डिडक्शन आपको नहीं पता अभी क्या होता है कैसे होता है, वो डिडक्शन टॉपिक में आज से कम अपन 15 20 25 दिन बाद पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बट गाइस इसमें से एक डिडक्शन मिलता है दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी, और ये सीनियर सिटीजन को मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी दैट इज इंटरेस्ट ऑन एफडी, और ये 50,000 तक डिडक्शन मिलता है। यहां पे 10,500 का इंटरेस्ट है तो पूरा लेस हो जाएगा, और आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो बनेगा दैट इज द 14,50,000 है। इतना आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। हर्ष भाई, नेट टैक्सेबल इनकम 14,50,000। अरे बाबू हर्ष, वो बेटा 15 लाख से ज्यादा इनकम है, वो सब उसके लिए था, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहां कहां दे रखा है वो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? बाबू नहीं दे रखा है ना। चलो, तो आपने जो इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन किया ना, ऐसा करोगे आपके एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपको करना है, कोई ऐसा हाई फंडा और कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही करना है। अगर मेरे पास मान लो किसी का बुक रहे तो मैं आपको बता भी देता कि किसी बच्चे का अगर आपको बुक जो है टेस्ट पेपर वगैरह मेरे पास अगर कोई होता तो मैं आपको बता देता। हाँ ये देखो, जैसे एक बच्चे का है, ये एक बच्चे का है जिसने एग्जाम दिया था, जिसके एमसीक्यू में से तो 30 में से 30 आए थे, 30 में से 30 आए थे एमसीक्यू में, 30 आउट ऑफ 30 इन द एमसीक्यू करके, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब ए रहता है डीटी के लिए और बी रहता है आईडीटी के लिए। ये बच्चे के 100 में से नंबर आए थे 95, ठीक है, 100 में से 95। भाईंदर का बच्चा है करके, ठीक है, तो भाईंदर का बच्चा था, ऑल इंडिया रैंक उसकी 2 थी करके, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 2 थी। ये उसका बुक है, लास्ट टू लास्ट एग्जाम 2024 का जो पेपर दिया था 9 मई 2024 का, उस टाइम पे आया था। भाईंदर का एक बच्चा था, उसका आया था ऑल इंडिया रैंक 2 95 मार्क्स। अब देखो, जैसे उसका अगर आप पेपर देखोगे ना, तो इनकम टैक्स लॉ का ये पेपर है, उसमें 35 मार्क का रहता है डिस्क्रिप्टिव, 15 मार्क का एमसीक्यू आता है, तो 15 में से 15 आ गया था, और डिस्क्रिप्टिव में 35 में से उसको 33.5 मिला था। मतलब 35 में से 33.5 मतलब सिर्फ 1.5 नंबर कटा है डीटी में। तो डीटी में उसके 50 में से कितने नंबर आए पता है? 48.5। 50 में से 48.5 नंबर है वो उसके डीटी में आए थे। तो डीटी का अगर आप पेपर देखोगे तो राइटिंग कोई इतना हैंडसम नहीं है करके, ठीक है, राइटिंग जो है वो इतना हैंडसम नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो उसने सीधा क्या किया कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तिलक, उसका एक क्वेश्चन आया था कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो क्या होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो क्या क्या होगा करके, ठीक है। तो जैसे ये इनकम है रेम्यूनरेशन फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड इन द मलेशिया। एक बात बताओ, मलेशिया में सर्विस रेंडर्ड की, और मलेशिया में सर्विस रेंडर्ड की और क्रेडिटेड इन द मलेशिया ओनली। अगर मान लो मलेशिया में सर्विस रेंडर्ड की और क्रेडिटेड इन द मलेशिया ओनली, तो ये कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम अगर आर एंड ओ आर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, आर बट एन ओ आर है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो उसने यहाँ पे लिखा 50,000, देखो आर एंड ओ आर के कॉलम में लिखा, आर बट एन ओ आर के कॉलम में उसने डैश मार दिया कि इसके लिए टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद जैसे दूसरा है कि प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन द इंग्लैंड बट कंट्रोल्ड फ्रॉम बॉम्बे।
प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन द इंग्लैंड बट कंट्रोल फ्रॉम द बॉम्बे, बॉम्बे से कंट्रोल हो रहा है। तो ये वो वाला कौन सा वाला हुआ पता है तुमको, कि फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो एक बात बताओ, अगर आप आर बट एनओ आर हो तो सब टैक्सेबल है, आर बट एनओ सॉरी आर एंड ओ आर हो तो सब टैक्सेबल है, आर बट एनओ आर के लिए भी तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। तो आर एंड ओ आर के लिए भी उसने टैक्सेबल कर दी, आर बट एनओ आर के लिए भी टैक्सेबल कर दी करके, ठीक है। उसके बाद में देखो, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट कैरिड इन द सिंगापुर। पुराना अनटैक्स प्रॉफिट था, उसको मैंने क्या बोला था, इग्नोर करने का, ये रेमिटेंस होता है करके, ठीक है। तो इसको आपको इग्नोर करने का, उसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड इन द इंडिया, इंडिया की जो लैंड है उस पे कैपिटल गेन हुआ। इंडिया की लैंड पे कैपिटल गेन हुआ, तो इंडिया की लैंड पे जब कैपिटल गेन होता है वो तो इंडियन इनकम होती है, सबके लिए टैक्सेबल होती है, दोनों के लिए टैक्सेबल कर दिया करके, ठीक है। तो ऐसा करके उसने ये क्वेश्चन किया। तो इसको जैसे ये क्वेश्चन में ये तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर जो इसका था दैट वाज द 2A, तो 2A में उसको 6 मार्क का क्वेश्चन था, उसको 6 में से 6 नंबर है वो 2A में मिल गए करके, ठीक है। तो भाई कैसा है ना, इसमें लिखने में ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ऐसा सजा धजा के लिखते हैं तो ही मार्क्स मिलते हैं। इस बंदे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिले, 95 मार्क्स लाए हैं। राइटिंग देखोगे तो जैसे आपकी राइटिंग होती है वैसी ही राइटिंग है करके, ज्यादा कोई फर्क है नहीं करके, बट इस बंदे ने सही लिखा है। जहां जहां सेक्शन का रेफरेंस देना था उसने सेक्शन का रेफरेंस दिया, जहां जहां सेक्शन का रेफरेंस नॉर्मली नहीं लगता था वहां सेक्शन का रेफरेंस नहीं दिया। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस में उसने कहीं पे भी सेक्शन नंबर नहीं लिखी है कि भाई ये इनकम जो है उस पे सेक्शन नंबर नहीं लिखी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 2A में डिडक्शन, जैसे आपके दो क्वेश्चन जैसे मैंने वो कराया था, एक तुमको होमवर्क में दिया था रमेश सुरेश वाला, सो उसमें ये डिडक्शन थे, तो उसने 80C का डिडक्शन, 80 TTA का डिडक्शन, तो ये दोनों डिडक्शन उसने ले लिए और ये टोटल इनकम आ गई करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैसा है ना कि भाई ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सजा धजा के लिखना है, बट आपको सही लिखना पड़ता है। आप जो लिख रहे हो वो सही लिखना पड़ेगा, तब आपका काम बन जाएगा। अब जैसे ये लिखा है अज्यूमिंग नॉट ऑप्टेड 115 BAC वगैरह, ऐसा जहां जहां जरूरत होती है वहां पे लिखना है। तो आपको चाहिए तो मैं ऐसे 2-3 बच्चों की कॉपी आपको दे दूंगा, तो जिससे कि आप देख सकते हो, बट आप तब देखोगे जब आपका एक बार सिलेबस पूरा आएगा, पूरा हो जाए, फिर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का उसने आंसर ऐसा किया था, इस क्वेश्चन का उसने ऐसे किया था, तो अपने को भी ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीधा लिख लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सीधा कहां से चालू करने का, मैंने बोला नेट एनुअल वैल्यू से, तो उसने नेट एनुअल वैल्यू से चालू कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लेस कर दिया करके, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लेस कर दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया करके। उसमें 30% स्टैंड डिडक्शन भी लिखना चाहिए, बट भैया ऐसे भी नील का क्या लोगे, एनएवी जब नील आता है तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील ही आएगा ना, तो वो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। सो ऐसा है कि भैया एग्जाम में कोई ऐसा कोई हाई फंडा भी लिखना नहीं पड़ता, जैसा है जो नॉलेज अगर आपने सही से ढंग से पढ़ा है ना, और ढंग से पढ़ा जो है वो अगर आप ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओ तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, आप एक क्वेश्चन है वो खुद थोड़ा ट्राई करो, मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन नंबर 9 अभी अपन ने किया, क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा देखो एक बार, और कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सर उसने क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आराम से पढ़ के पहले खुद ट्राई करो देख के, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है वो सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 खुद एक बार रफ में ट्राई करो, जैसे जस्ट के उसमें क्या होगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ऑल, उसके बाद देखना आप सॉल्यूशन।
यस पीपल, आप लोग समझ गए ना इस क्वेश्चन को? देखो एक बार मैं तो भी समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 को। मिस भानुशाली इज अ अमेरिकन नेशनल, तो पहली चीज तो ये अमेरिकन नेशनल है करके, ठीक है। ये बंदी, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें वो पता है वो बंदा गया था और वहां से वो चार्ली से शादी की थी, कुल मिला के वैसा ही है। तो अमेरिकन नेशनल है भानुशाली, गॉट मैरिड टू विकास ऑफ इंडिया, इंडिया का विकास है, इंडिया का विकास करने के लिए वहां से शादी करके आया है। इनटू न्यूयॉर्क ऑन द 3rd Feb 2025, came to India first time on the 14th Feb 2025. She left for New York on the 11th August 2025. She returned to India again on the 20th Feb 2026. She received the following gift from the relative and friends. तो बेटा पेरेंट्स, ये तो सेम वो का वो है, ये दो तो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ये तीसरा वाला 262 वाला टैक्सेबल हो जाएगा। आपसे पूछा गया डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट या 26-27, अज्यूमिंग दैट सी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि भाई साहब एक बात बताओ, यहां पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बनेगा इस साल के लिए? नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट बनेगा तो 2,62,000 पे स्लैब रेट से आप टैक्स निकाल दोगे करके, ठीक है। और रिबेट 87A का नहीं मिलेगा। Will the residential status change if she had returned to India again on the 20th Jan 2026 instead of 20th Feb 2026? तो कितने दिन इंडिया में रही? अगर 20th जैन को आ गई तो कितने दिन इंडिया में रही? 204 डेज। तो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हाँ, बट दूसरा नहीं हुआ। दूसरा देख भाई, दूसरा का पहला हो गया ना, तो भैया एडिशनल कंडीशन नहीं हो रही है ना, लेकिन एडिशनल कंडीशन नहीं हो रही है तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड बट एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या बन जाएगी? आर बट एन वन। और अगर आर बट एन वन हुआ तो भैया 87A का रिबेट मिलेगा, क्योंकि 87A का जो रिबेट है इसमें तो वो पूछा नहीं था, इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस ही पूछा था। बट अगर वो आर बट एनओआर होता है, क्योंकि वो रिबेट 87A का किसको मिलता है? रेजिडेंट। किसको मिलता है? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट तो है ही है ना, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेजिडेंट तो है ही है। बोलो समझा के नहीं? यस और नो, यस और नो। चलो उसके बाद में एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप करोगे होमवर्क में। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके 11 तक जितने क्वेश्चन है वो हो गए या नहीं?